गुड मॉर्निंग 12th क्लास। तो आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन के ऊपर थ्योरीज जो हैं बेस्ड हैं। कुछ एक की थ्योरीज जो हैं वो सुपर नेचुरल पावर्स की एक्सप्लेनेशन दी है जिनका बट कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो एक लेमार्क्स हैं, लेमार्क साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेमार्कर्स, ये जो है उन्हीं के नाम के ऊपर। ठीक है, और एक डार्विन ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम कहते हैं डार्विनिज्म। सो लेमार्क्स theory of the inheritance of acquired characters, ठीक है, called Lamarckism, right? Second, Darwin's theory of natural selection. Right? Called Darwinism. और देखिए एक तीसरे साइंटिस्ट हैं ह्यूगो डी राइस। ठीक है, इन्होंने प्रपोज की थी म्यूटेशन थ्योरी। राइट, ठीक है। एक और आता है जो फोर्थ जो है एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और इसको हम कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्लियर? सबसे पहले देखिए जो लेमार्किज्म जो थ्योरी है, ठीक है, दिस थ्योरी वाज अ फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो लेमार्किज्म थी एंड इट इज प्रपोज्ड बाय द लेमार्क। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी फिलोसोफिक ज़ूलॉजिक्यू। ठीक है, इस बुक में जो है इन्होंने ये इसको मेंशन किया था। ठीक है, देखिए जो टर्म्स हैं इनवर्टिब्रेट्स, एनिलिडा, ये जो टर्म हैं दे आर कॉइन्ड बाय लेमार्क। इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, जो टर्म है इनवर्टिब्रेट्स, राइट, एंड Annelida, ठीक है, these terms were coined by Lamarck। ठीक है, देखिए जो लेमार्क है उन्होंने बेसिकली जो है वो 4 फैक्टर्स को, उन्होंने 4 फैक्टर्स के बेसिस पे जो है इन चीज़ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर जो था वो है इंटरनल वाइटल फोर्सेस। इंटरनल वाइटल फोर्सेस, ठीक है, इंटरनल वाइटल फोर्सेस क्या, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते हैं साइज में एंड नंबर ऑफ पार्ट्स में ड्यू टू द इंटरनल वाइटल फोर्सेस। ठीक है, living organisms are
continuously increases size and the number of parts due to the internal force. क्लियर? ठीक है. सेकेंड जो फैक्टर इन्होंने एक्सप्लेन किया था वो है इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड न्यू नीड्स. ठीक है, कि एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है और नई ज़रूरतों का क्या इफेक्ट पड़ता है. देखिए, जैसे हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है. ठीक है, क्योंकि इसी एनवायरनमेंट में, इसी सराउंडिंग में ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करना. ठीक है, तो एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. ठीक है, मीन्स कोई भी चेंज होता है एनवायरमेंटल कंडीशन में, वो चेंज होता है ऑर्गेनिज्म की लाइफ के अंदर. ठीक है, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन आती है तो दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द चेंज इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देखिए, अगर चेंज आता है किसी की लाइफस्टाइल में तो वो क्या करता है, इट विल क्रिएट अ कंडीशन फॉर अ न्यू नीड. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो डिज़ायर होता है नई नीड्स का, ये प्रोड्यूस करते हैं चेंज हैबिट में और हैबिटेट में. ठीक है, थर्ड जो फैक्टर उन्होंने यूज़ किया, यूज़ एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स. ठीक है, अगर कोई ऑर्गन कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रहा है तो वो बेटर डेवलप्ड होगा, वो बेटर फंक्शनल होगा. ठीक है, और अगर किसी ऑर्गन का डिसयूज़ हो रहा है, उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा, इट विल लीड्स टू द कंप्लीट डीजनरेशन. धीरे धीरे जो क्या है वो कंप्लीट डीजनरेट हो जाएगा ऑर्गन. राइट. ठीक है, एंड फोर्थ जो फैक्टर उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जो 4 वाइटल फैक्टर्स थे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. ठीक है, देखिए, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के, वो इनहेरिटेड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, जो कॉन्टिन्यूटी होता है अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज with the same new or the mixed characters. ठीक है, देखिए, लेमार्किज्म थ्योरी को जो है अगर वो सपोर्ट करता है, इसमें अगर एग्जांपल लें हम, तो वो इवोल्यूशन का जिराफ. ठीक है, जो जिराफ का इवोल्यूशन हुआ है वो लेमार्किज्म थ्योरी को सपोर्ट करता है. ठीक है, कैसे कि जो जिराफ था, जिराफ क्या है, एक मैमल है जिसकी बहुत लंबी नेक है. ठीक है, और जो फोरलिम्स हैं वो भी काफ़ी लंबे हैं उसके. ठीक है, अगर हम बात करें जिराफ की अर्लियर टाइम्स की, जो प्रिमिटिव जो थे, तो उनके जो एंसेस्टर्स थे वो डियर लाइक थे. डियर लाइक मीन्स, डियर लाइक मतलब उनकी जो हाइट थी वो सिर्फ एक हिरन के बराबर की थी. तो क्या आप इमेजिन कर सकते कि एट प्रेजेंट आज जो जिराफ की हाइट और जो अपीयरेंस है उसके एंसेस्टर्स डियर लाइक के थे, जो जैसे जो हिरन की जो हाइट होती है छोटी हाइट के थे. ठीक है, छोटी नेक थी और जो उनके 4 लिम्स थे वो भी स्मॉल थे. राइट. सो जो एंसेस्टर्स थे वो जो है वो काफ़ी बैरन एरिया में रहते थे, जहाँ पे सिर्फ लीव जो पत्तियाँ थी. ठीक है, वो सिर्फ वही सोर्स था उनके फूड का, वहाँ पे लिमिटेड सोर्स था फूड का. ठीक है, ये जो लीव्स थे एज अ फूड लेने के लिए उन्हें एफर्ट लगाना पड़ता था कॉन्टीन्यूसली. ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर स्मॉल हर्ब्स छोटी पत्तियां हैं, छोटे प्लांट्स हैं, तो वो ईजिली उनको अप्रोच कर सकते हैं, मगर पेड़ की पत्तियों तक उनको पहुंचने के लिए उस एंसेस्टर्स जो उस टाइम के जो जिराफ था, उनको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था. ठीक है, अब मान लीजिए आप किचन में हैं. ठीक है, किचन में एक बहुत ऊंचाई पे एक शेल्फ है जहाँ पे कुछ भी ईटेबल आइटम है और आपको वो ईटेबल आइटम चाहिए, तो आप अपनी एड़ियाँ उठाते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा हाथ जो है उस बॉक्स तक या उस डिब्बे तक पहुँच जाए और वो मैं चीज़ जो है लेके खा लूँ.
ठीक है। तो इसी तरीके से जो डियर लाइक जो एंसेस्टर्स थे जिराफ के, उनको भी उन लीव्स, उन पत्तियों तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते थे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉन्टीन्यूसली जो वो एफर्ट लगाते थे, उससे क्या हुआ, उनकी जो स्ट्रेचिंग, फोर लिम्स की स्ट्रेचिंग हो गई, और जो नेक है वो बार बार अपनी गर्दन को मतलब उठाते थे उन पत्तियों तक पहुंचने के लिए। वो अपनी टंग को बाहर निकालते थे जिससे कि जो पत्तियां हैं वो उनको अपनी तरफ खींच सकें, उन ब्रांचेस को अपनी तरफ खींच सकें। तो ये जो एफर्ट था कॉन्टीन्यूसली, उनमें क्या चेंजेस लाया, उसमें दे क्रिएट द स्ट्रेचिंग of forelimbs and neck elongation, ठीक है। और गर्दन क्या है, वो elongate होगी, लंबी होगी इन ऑर्गन्स की, क्योंकि इन ऑर्गन्स का ज़्यादा यूज़ था फोरलिम्स और नेक का, ठीक है। एंड दिस ट्रांसफर ट्रांसफर द elongation फ्रॉम, ठीक है, करेक्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन। अल्टीमेटली क्या हुआ, काफ़ी देखिए ये जो चेंजेस हैं ये एकदम से नहीं हुए। ऐसे नहीं कि एक जनरेशन इतनी छोटी थी और जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो एट प्रेजेंट वाली थी, ऐसा नहीं था। ये जो चेंजेस हैं ये धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो चेंज होते गए। ये सारे सिम्टम्स जो है वो दूसरी जनरेशन में आते गए, और एट प्रेजेंट जो जिराफ है वो फाइनली जो है वो जनरेशन हुई जो जिनके फोर लिम्स जो हैं वो लॉन्ग हैं और जो नेक है वो भी काफ़ी एलोंगेट है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो इसको सपोर्ट करता है वो है एक्वेटिक बर्ड्स। देखिए एक्वेटिक बर्ड्स कौन सी होगी, मेनली जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, एक्वेटिक बर्ड जैसे स्वैन है, ठीक है, डक है, ठीक है। माना ये जाता था कि ये जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं ये इन्वॉल्व हुए हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो पानी में जाते थे खाना ढूंढने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये अपने आप को स्प्रेड करने लगे, स्ट्रेच करने लगे स्किन को पानी के ऊपर रेस्ट करने के लिए, और अल्टीमेटली जो है इनकी क्या मतलब जो जो एक ऑर्गन डेवलप हुआ वो था वेब्ड टो, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ना, मान लीजिए अगर हम डक का वो बनाते तो बीच में ऐसे झिल्ली दार जो है बीच में, ये क्या है, ये वेब्ड टो आता है ना, बीच में झिल्ली वाला मतलब एक ऑर्गन होता है उनकी उंगलियों के, उनके फिंगर्स के बीच में, ठीक है। तो वेब टो डेवलप हुए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है स्नेक्स का। अब देखिए जो स्नेक्स है ये बिलीव किया जाता है कि जो स्नेक्स था वो लिजर्ड से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। मतलब जो छिपकलियाँ जो लिजर्ड होती हैं उससे स्नेक्स बने हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, ठीक है, जिनके पास क्या है, 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं। इनके एंसेस्टर्स जो थे वर इन डेंजर फ्रॉम दूसरे लार्ज मैमल, ठीक है, ड्यू टू विच दे स्टार्ट लिविंग इन नैरो होल्स। अब उन्होंने क्या करा, क्योंकि जो देखिए स्नेक है वो बहुत ही नैरो होल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अपने प्रोटेक्शन के लिए जो बड़े प्रेडेटर्स हैं उनसे बचने के लिए उन्होंने छोटे छोटे होल्स, नैरो बहुत भीड़े होल्स के अंदर रहना स्टार्ट किया। और जैसे ही उन्होंने एंट्री की तो उनकी बॉडी स्ट्रेच होती गई, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हम एक क्ले लेते हैं, ठीक है, क्ले लेते हैं तो हम तो उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने उसको किसी पाइप के अंदर डालना है तो क्ले मोल्ड हो जाएगी, बहुत ईजिली मोल्ड हो जाएगी। आप उस क्ले को जो है उस पाइप के अगेंस्ट आप उसको पुश करते रहिए तो जो क्ले है वो उसकी शेप लेते लेते जाएगी और वो उसके अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ इन्होंने स्नेक्स के बारे में भी एक्सप्लेन का इनका एग्जाम्पल रहा है कि उन नैरो होल्स में फिट होने के लिए जो लिजर्ड्स जो थी, जो पहले के ऑर्गेनिज्म से, वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते गए, ठीक है, विदाउट यूजिंग द फोर लिम्स, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब वो बिना हाथ पैरों के तो आप कैसे आप सिर्फ आप क्रॉल कर सकते हैं। तो इस क्रॉल नेचर को जो है वो विद अ लॉन्ग टाइम जो है वो क्रॉलिंग आ गई, और इसमें क्या हुआ, उनकी जो फोर लिम्स थे वो धीरे धीरे डिसअपियर हो गए और उनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल हो गई, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल इन्होंने दिया है डियर का, कि जो डियर की जो एंसेस्टर्स थे दे वर नॉट हैविंग सो मच स्पीड इन रनिंग। जो हिरन है वो बहुत उनकी दे हैव अ वेरी थिन
लेग्स, और जो उनकी स्पीड है वो काफ़ी तेज़ है, वो एक हाई जंप भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये माना गया है कि जो डियर के एंसेस्टर्स थे उनकी इतनी स्पीड नहीं थी रनिंग की, बट जैसे जैसे उनको अपनी प्रोटेक्शन करनी थी दूसरे जानवरों से, तो धीरे धीरे दे स्टार्ट रनिंग फास्ट एंड फास्ट जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स। तो ये जो स्पीड है वो उन्होंने अचीव कर ली, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो स्पीड है, मतलब अब ये भी करेक्टर जो है वो धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन हर जनरेशन में आने लगा, और उनकी जो स्पीड है वो विद द टाइम एंड विद जनरेशन वो इंक्रीज होने लगी, राइट। देखिए लेमार्किज्म थ्योरी को काफ़ी क्रिटिक्स भी मिले हैं, ठीक है। फर्स्ट जो क्रिटिसिज्म थी लेमार्किज्म को क्या थी कि जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, वहाँ पे कोई भी वाइटल फोर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है टू इंक्रीज देयर बॉडी पार्ट, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पार्ट क्या कहा था, ठीक है, कि वाइटल इंटरनल फोर्सेस है, मगर ऐसा जो क्रिटिसिज्म उनको क्या मिला था कि कोई भी बॉडी के अंदर ऐसी फोर्स प्रेजेंट नहीं है जो उनके बॉडी पार्ट्स को इंक्रीज कर सके, ठीक है। सेकेंड, वो इसमें डाउटफुल थे कि इज देयर एन ओरिजिन ऑफ द न्यू नीड्स फ्रॉम द न्यू स्ट्रक्चर, इस पर डाउट था इनको, ठीक है। एंड थर्ड क्या था कि इट इज़ ट्रू दैट यूज़ और डिसयूज ऑर्गन अफेक्ट करता है एग्जिस्टेंस को, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट जो था वो एक्सेप्ट किया गया था, उसको ट्रू माना गया था कि ऑर्गन्स का यूज़ और डिसयूज़ करने से जो है उनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। देखिए उसके बाद आता है नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म क्या है? ये लेमार्किज्म का एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ये प्रपोज हुआ कि जो इंटरनल वाइटल फोर्सेस हैं और जो एबिटेंसी है दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन द इवोल्यूशन। जो नियो लेमार्किज्म है, नियो लेमार्किज्म, ठीक है, ये लेमार्किज्म की क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है। तो नियो लेमार्किज्म में जो है ये माना गया है कि जो मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है, जो इंटरनल वाइटल फोर्सेस हैं वो कोई भी इवोल्यूशन के अंदर रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या इन्होंने प्रपोज किया है कि जो एनवायरमेंटल जो चेंज है, जो इन्फ्लुएंस है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म और उसकी हेरिडिटी के अंदर चेंज ला सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या प्रपोज किया था कि सम ऑफ दी वेरिएशंस जो एक्वायर्ड होते हैं किसी भी इंडिविजुअल से, दे कैन बी पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी वेरिएशंस जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, बट सम ऑफ कैन पास्ड टू दी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, बट ओनली दोज कौन से विच अफेक्ट्स द जर्म सेल्स। सिर्फ वही कैरेक्टर्स जो हैं ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करते हैं, और सोमैटिक सेल्स जो है वो नए जर्म सेल्स को जो है वो गिव राइज करती है, राइट। तो अब हम करेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। देखिए ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी, और प्लस अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने ये थ्योरी दी थी 1 जुलाई को 1858 में, ठीक है, जिसको हम ये डार्विन वॉलेस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। डार्विन्स थ्योरी को ये किस लिए कहा गया है? क्योंकि इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन वॉलेस से बेटर है, इसलिए उनका नाम जो है इस थ्योरी के आगे डिनोट किया गया है, ठीक है। ये जो डार्विन की बुक है जिनको एक नाम दिया गया है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। देखिए इस थ्योरी को देने से पहले जो डार्विन और वॉलेस हैं उन्होंने काफ़ी एरिया जो है काफ़ी वर्ल्ड की काफ़ी जगहों को ट्रैवल किया है, ठीक है। किस शिप में? जो बीगल HMS बीगल नाम की एक शिप है जिन्होंने सर्वे के लिए उसका यूज़ किया है। जो एग्जिस्टिंग फ्लोरा और फोना, जो एनिमल और प्लांट्स की जो वेराइटीज़ हैं, ठीक है, और इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी लाइफ के 5 ईयर्स डिवोट किए, ठीक है। 5 सालों तक जो है डार्विन और वॉलेस जो है वो वर्ल्ड के काफ़ी जगह पे घूमे और फ्लोरा और फोना, जो एग्जिस्टिंग फ्लोरा फोना है, उनका उन्होंने सर्वे किया, राइट। उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो हज सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, और एडेप्टेशन है एनिमल और प्लांट्स की किसी भी एनवायरनमेंट में, ठीक है, और उन्होंने ये प्रूव किया कि
स्पेशल क्रिएशन जो है वो इनकरेक्ट है। जो थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन की कि गॉड ने इस दुनिया को बनाया, इस धरती को बनाया, ठीक है। उन्होंने क्या बेसिकली देखा, देखिए जो प्लांट्स और जो एनिमल्स थे वो सर्वाइव कर रहे थे अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट, उनकी एडाप्टेशंस थी अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट, राइट। तो इसके जो हैं उन्होंने कुछ फैक्टर्स दिए, डार्विन्स ने अपनी थ्योरी के कुछ एक फैक्टर्स दिए, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या थे? फैक्टर्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। देखिए जो पहला फैक्टर उन्होंने दिया था कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन, second factor he gave variation, third factor was limited environmental resources, ठीक है, as food and space, right। fourth factor जो उन्होंने दिया नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो कि एक फ्रेज भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या है? जो स्ट्रांग है वो जिंदा रहेगा, जो कमज़ोर है वो मारा जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ inheritance of useful variation, and seventh is the formation of new species, ठीक है। इसमें देखिए ये फोर्थ की जगह आएगा और ये फिफ्थ की जगह आएगा। पहले आएगा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड देन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। देखिए रैपिड मल्टीप्लिकेशन ये जो फैक्टर है ये क्या है? जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, बाय रिप्रोडक्शन, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही जो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, पॉपुलेशन का इंक्रीज होता है रैपिड मैनर में, जैसे फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 4 टाइम्स हैं, ठीक है। अगर उनको डबल करना है तो सेकेंड ईयर में क्या हो गए? 8 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो डबल हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट जो है वो एक स्लो ब्रीडर है, ठीक है। अब टू मतलब अगर हम इसकी लाइफ देखें तो 90 ईयर्स तक का है, तो ये स्टार्ट ब्रीडिंग कब करता है? 30 ईयर की एज में जो एलिफेंट है वो ब्रीडिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसकी लाइफ टाइम में सिर्फ जो है ये 6 ऑफस्प्रिंग्स जो है इट कैन गिव, ठीक है, अगर सभी यंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो है फैक्टर्स, अगर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो फर्स्ट ईयर से वो सेकेंड ईयर के अंदर जो है वो डबल या 4 टाइम्स जो है वो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंड वेरिएशन, देखिए वेरिएशन जो है ये इट इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। ये प्रोड्यूस मतलब ये किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी को, सर्वाइविंग और एग्जिस्टिंग की एबिलिटी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर ऑफस्प्रिंग्स जो हैं सेम पेरेंट्स के कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं, ठीक है। आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा जो है कोई भी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल सिमिलर नहीं होते ना, ऑब्वियसली उनके अंदर वेरिएशन होती है, ठीक है। देन द लिमिटेड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एज फूड एंड स्पेस। देखिए स्पेस जो है यूनिवर्स में कांस्टेंट है, ठीक है, मगर जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा? स्पेस कम पड़ेगा और फूड भी ज़्यादा चाहिए, और ठीक है। और जो कम स्पेस है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फूड और स्पेस जो है वो दोनों ही ज़्यादा चाहिए, ठीक है। देन दी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब देखिए जैसे ही एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन होते हैं और जो सोर्सेज एनवायरमेंटल सोर्सेज हैं वो क्या है? वो लिमिटेड हैं,
ठीक है, तो मतलब उनको फीडिंग के लिए ज़्यादा चाहिएगा, क्योंकि सभी को सर्वाइव करने के लिए सारे रिसोर्सेज फूड चाहिएगा, ठीक है, और रहने के लिए स्पेस चाहिएगा। तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन हो जाएगा बीच में, फ्लोरा एंड फौना के बीच में, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या है कि देखिए, अगर फेवरेबल वेरिएशंस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चांस है सर्वाइवल के और रिप्रोडक्शन के, ठीक है। ये एक की फैक्टर है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज द की फैक्टर, ठीक है। दिस नेचुरल सिलेक्शन इज द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग, ठीक है, द एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट, राइट। देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है विद एनवायरमेंटल एडेप्टेशन दे गिव द एडवांटेज टू सर्वाइवल ओवर द अदर इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे एनवायरमेंट को एज अ प्रिंसिपल कॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, राइट। इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन, देखिए, आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑल द ऑर्गेनिजम्स गो टू द यूजफुल वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। कि जो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, ऑफ अ फुल इंडिविजुअल, वो क्या हो गया, इट विल ऑल्सो बी फिट। अगर कोई फिट ऑर्गेनिज्म है, उसका ऑफस्प्रिंग क्या होगा, वो भी फिट होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज, देखिए, जो भी नई स्पेशीज हैं वो ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन के साथ ही डेवलप होती हैं, इतना इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता है, इट डेवलप्स विद द टाइम विद ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी, देखिए, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, ह्यूगो डी राइस ने, ठीक है। ये ह्यूगो डी राइस जो हैं ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने मैंडल की थ्योरीज, मैंडल के काम को रीडिस्कवर किया था, ठीक है। उन बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे, ये उन तीनों में से एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इस थ्योरी, जो म्यूटेशन थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नई स्पीशीज फॉर्म होती हैं, ठीक है, वो किसी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के द्वारा फॉर्म नहीं होती, बट बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ अ वेरिएशन, जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्या होता है, इट इज अ सडन चेंज। According to this theory, new species are formed not by continuous variation, but by sudden appearance of variation, जिसे कहा जाता है which is called म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन क्या है, एक सडन चेंज है, ठीक है। देखिए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, इवनिंग प्राइम रोज, जो ह्यूगो डी राइस है, ही डिड एक्सपेरिमेंट on इवनिंग प्राइमरोज। देखिए, इवनिंग प्राइमरोज जो है, ये फ्लावर जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक है, और F1 जनरेशन में जो है वो सिमिलर बनाता है, जो मतलब F1 जो प्लांट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट्स, ठीक है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस के साथ, ठीक है। ये जो डिफरेंट प्लांट्स हैं, दे वर ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेटेड, जो डिफरेंट प्लांट्स हैं F1 जनरेशन में, दे वर ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है। पर जो इनका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, दे आर स्टिल सेम आफ्टर मेनी जनरेशंस, ठीक है। सो दिस प्रोड्यूसिंग न्यू स्पीशीज, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या देखा कि एक नई तरह की इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, एकदम से विदाउट एनी प्रीवियस इंडिकेशन, ठीक है। उनको ये जो इंडिकेशन है, ये जो चेंजेस हैं वो किसी भी जनरेशंस में नहीं मिले, एकदम से ये दिखाई दिए। तो उन्होंने क्या माना, ही बिलीव दैट म्यूटेशन कॉज द इवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर हेरिटेबल वेरिएशन, जो डार्विन्स की थ्योरी ने दिया कि जो एनवायरमेंटल और उनके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को एडप्ट करते हैं, तो धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं, ठीक है। What he
ह्यूगो डी राइस उन्होंने क्या बिलीव किया, जो म्यूटेशन है दिस कॉजेज स्पीशीज फॉर्मेशन। ठीक है, he believe that mutation causes species formation, जो कहा जाता है which is called सॉल्टेशन। ठीक है, और सॉल्टेशन क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ठीक है, सो मतलब अबव ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था, ठीक है, इस बेसिस पे जो है उन्होंने ये म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। फोर्थ हमारी जो थ्योरी थी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑफ इवोल्यूशन, ये जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या स्टेट किया, ये न्यू डार्विज्म, जो इसको हम न्यू डार्विज्म भी कहते हैं, न्यू डार्विनिज्म। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक वेरिएशन और जो म्यूटेशन है, ठीक है, ओनली जेनेटिक वेरिएशन और म्यूटेशन इज इनहेरिटेड बट नॉट ऑल वेरिएशन। मतलब जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करेगी, जो जेनेटिक वेरिएशन को अफेक्ट करे, मतलब जो जेनेटिक वेरिएशन है वही जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, सभी वेरिएशंस नहीं जाएंगी। ठीक है, दिस थ्योरी ओनली genetic variation or mutation is inherited but not all variation। ठीक है, देखिए जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन में अगर हम म्यूटेशन की बात करें, ठीक है, तो म्यूटेशन में जैसे जो चैप्टर 1 में ही हमने एक्सप्लेन किया था, पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी, एलो पॉलीप्लॉइडी या एन्यू पॉलीप्लॉइडी, डुप्लीकेशन। ठीक है, और जून म्यूटेशन में क्या, जब चेंज आते हैं किसी भी जीन स्ट्रक्चर में, ठीक है, जीन म्यूटेशन क्या होती है, when the change are in gene structure, ठीक है, and expression। किसके द्वारा, स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन में किसके द्वारा चेंज आना, या तो एडिशन, डिलीशन एंड इन्वर्जन के द्वारा, एंड इन्वर्जन। ठीक है, देन कम्स अ टर्म जीन पूल। देखिए, जीन पूल क्या होता है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ ऑल द जीन्स, सम ऑफ टोटल ऑफ all the genes and their alleles present in population।
present in population. Clear? Right? देखिए जीन माइग्रेशन जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज जीन फ्लो. ठीक है, जीन माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एलील्स अमंग पॉपुलेशन बाय द माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, देन कम्स अ टर्म जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? देखिए ये एक एबनॉर्मल चेंज होता है. ठीक है, abnormal change in allele frequency when जो population size है, size becomes very small. ठीक है, आइसोलेशन क्या होता है? किसी भी मतलब इट इज़ अ प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग अमंगस्ट इंटरब्रीडिंग ग्रुप फिजिकली और दी बायोटिक बैरियर्स. ठीक है, कोई भी फैक्टर जो प्रिवेंट करता है इंटरब्रीडिंग को वो कहलाता है आइसोलेशन मैकेनिज्म. ठीक है, एक होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, ये क्या करता है? जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है इट मेंटेन्स द कैरेक्टर्स ऑफ द स्पीशीज. ठीक है, एंड लेट्स टू दी ओरिजिनल स्पीशीज. ठीक है, ये दो तरह की होती है. एक होता है प्रीजाइगोटिक और सेकंड होता है पोस्ट जाइगोटिक. ठीक है, प्रीजाइगोटिक आइसोलेशन एंड दी पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन. अब देखिए जो नेचुरल सिलेक्शन है जो डार्विन ने एक्सप्लेन किया था उसके टाइप जो है उसके अंदर क्या आता है? फर्स्ट आता है सिलेक्शन. देखिए सिलेक्शन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ विच जो ऑर्गेनिजम्स हैं विच अपीयर फिजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरली better adapted to the environment. They can survive. ठीक है, and they can reproduce better. ठीक है, and they can pass the characters to the next generation. ठीक है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन होती है ये तीन तरह की होती है. एक होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. ठीक है, एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन और एक होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन. जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है उसको हम बैलेंसिंग सिलेक्शन भी कहते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है? ये जो सिलेक्शन होती है देखिए ये फेवर्स करती है. जो बैलेंसिंग सिलेक्शन या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होती है इट फेवर्स द एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल. ठीक है, जो और एलिमिनेट कर देती है स्मॉल साइज को. मतलब एवरेज साइज को तो अडॉप्ट करती है और स्मॉल साइज को क्या करती है? एलिमिनेट कर देती है. ठीक है, इससे क्या होता है? जो वेरिएशन होता है वो रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन जो होता है देखिए उसको हम प्रोग्रेसिव सिलेक्शन भी कहते हैं और इसमें जो पॉपुलेशन है that get changed towards one particular direction. ठीक है, थर्ड डिसरप्टिव सिलेक्शन. ठीक है, ये जो डिसरप्टिव जो थर्ड टाइप की जो सिलेक्शन है डिसरप्टिव सिलेक्शन जो है इट फेवर्स बोथ स्मॉल साइज्ड ऑल्सो एंड लार्ज साइज्ड इंडिविजुअल्स ऑल्सो. ठीक है, ये एलिमिनेट करती है द मेंबर विद द मीन एक्सप्रेशन. हाउ? ठीक है, देखिए अब इन्होंने एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है कि पेपर्ड मोथ. ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है दो स्ट्रेन्स में. जो पेपर्ड मोथ है, पेपर्ड मोथ. ठीक है, इसके दो स्ट्रेन्स हैं. एक स्ट्रेन है लाइट कलर्ड है और एक स्ट्रेन है मिलानिक कह सकते हैं आप, मिलानिक. ठीक है, देखिए पुराने इसमें वो जो एग्जांपल दे रखे कि जो बार्क ऑफ ट्रीज हैं दे आर कवर्ड विद द वाइटिश लाइकन्स. ठीक है, सो वाइट मोथ वॉज अननोटिस्ड. ठीक है, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो बार्क जो है वो क्या होगी? देखिए जहाँ पे लाइट एरिया है, ठीक है, वाइटिश लाइकन्स थे तो जो वाइट मोथ जो था वो अननोटिस्ड था क्योंकि लाइट मैच हो गया. अब मान लीजिए मैं इसमें बहुत किसी भी नियॉन कलर से या बहुत जो हाइलाइटर उससे अगर कुछ लिखूँ तो लाइट में जो है वो कम विजिबल होता है. ठीक है, अगर मैं वाइट पे अब जैसे मैं ब्लू से लिख रही हूँ मैं ब्लैक से लिख रही हूँ तो
ये ज़्यादा विजिबल है, ठीक है। तो क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्री सेटअप होगी तो धुआं, स्मोक, डस्ट के कारण जो है वो वाइट मोथ क्या हुए, वो सिलेक्टिवली मतलब वो विजिबल होगी, क्योंकि उनका बैकग्राउंड क्या था, पहले तो वाइट था, इसलिए वाइट मोथ जो है वो अननोटिस हुए। मगर उनका बैकग्राउंड अब क्या हो गया, ब्लैक हो गया, तो अब वाइट तो नोटिस होना है, ठीक है। तो अब उनके ऊपर अटैक हुए बर्ड्स का, तो वो देवर पिक्ड अप बाय द बर्ड्स, ठीक है। एंड ब्लैक मोथ जो मेलानिक था, ठीक है, जो ब्लैक मोथ था वो अननोटिस हो गया। जब देखिए नॉर्मल था, ठीक है, जो बाग ऑफ ट्री थी वो वाइटिश लाइकन से कवर्ड थी, तो ब्लैक मोथ नोटिस होता था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो सब कुछ जिसने ब्लैक कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, वो लाइट कलर्ड मोथ जो है वो नोटिस हुए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें पॉपुलेशन अब किसकी होगी, ब्लैक मोथ की ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वाइट मोथ की जो पॉपुलेशन है वो लेस हो गई है, ठीक है। सेकेंड आता है रेजिस्टेंस इंसेक्ट्स टू पेस्टिसाइड्स, जैसे डीडीटी वगैरह हैं, ठीक है, उनसे मॉस्किटोज क्या दूर रहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, सिंगल सेल एनीमिया है, ठीक है। देन कम्स दी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या होता है, वो मेन के द्वारा होती है, ठीक है। जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है इट इज डन बाय मेन, ठीक है, डन बाय मेन, ठीक है। फॉर मतलब ये इंटरब्रीड कर पाते हैं फॉर गेटिंग देयर डिजायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। ये कॉन्टिन्यू रहते काफ़ी सारी जनरेशन्स तक, जब तक एक नई स्पेशीज नहीं आती, जैसे बर्ड्स की है, कैटल्स की है, क्रॉप्स में जैसे वीट है, राइस है, शुगर केन है, राइट। देखिए एक टर्म आती है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू स्पेशीज, एक या दो मतलब ज़्यादा स्पेशीज का बनाना एग्जिस्टिंग के द्वारा, जो एग्जिस्टिंग स्पेशीज है उससे कोई भी नई स्पेशीज बनाना, ठीक है, बाय द इवोल्यूशन। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन जो होती है दो तरह की होती है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन, एक होता है इंस्टेंट स्पेसिएशन। जो मल्टीप्लिकेटिव स्पेसिएशन जो होती है काफ़ी कॉमन होती है, ठीक है, और उसमें पॉपुलेशन कंटिन्यू करती है, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ। ये भी दो तरह की होती है, ग्रेजुएशन होती है, ठीक है। ग्रेजुएशन जो होती है वो पॉपुलेशन के थ्रू अकर करती है एंड इट टेक टाइम ऑफ मेनी जनरेशन्स, ठीक है, जिसको फर्दर डिवाइडेड है इनटू द एलोपैट्रिक स्पेसिएशन एंड द सिम्पेट्रिक। एलोपैट्रिक में क्या होता है, जो सब डिवीजन होती है ओरिजिनल पॉपुलेशन की, ठीक है, जोग्राफिकल बैरियर्स के द्वारा, जैसे माउंटेन है, सी है, लैंड है, ब्रिज है, ठीक है। और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन क्या होती है, ये बिना किसी जोग्राफिकल बैरियर की होती है, इस वजह से स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन के इंस्टेड ऑफ दी आइसोलेटेड रिप्रोडक्टिवली, ठीक है। जो इंस्टेंट स्पेसिएशन होती है उसमें क्या होता है, देखिए इंस्टेंट स्पेसिएशन जो होती है वो इट अकर्स थ्रू द इंडिविजुअल एंड इन अ सिंगल जनरेशन बाय द हाइब्रिडाइजेशन। तभी इंस्टेंट होगी ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से सिंगल मतलब इंडिविजुअल के थ्रू हो रही है और सिंगल जनरेशन मिल रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब ह्यूमन इवोल्यूशन की, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। देखिए अगर प्लेस ऑफ ओरिजिन की बात करें तो जो फॉसिल एविडेंस हमें बताते हैं कि जो ओरिजिन हुआ है मैन का वो हुआ है सेंट्रल एशिया में, चाइना एंड इंडिया, जो शिवालिक हिल्स जो हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि जो ड्रायोपिथेकस जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉसिल। कौन सा है, ड्रायोपिथेकस, ओल्डेस्ट फॉसिल, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी जो है वो कई स्टेप्स में है, ठीक है। पहले जो आता है प्रायर टू द एप मैन, ठीक है, देन द एप मैन एंड देन ट्रू मैन, ठीक है। देखिए जो ड्रायोपिथेकस था, ये फॉसिल्स हैं ड्रायोपिथेकस के अफ्रीकानस, ठीक है। दिस वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द मायोसीन रॉक ऑफ द अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है, जो 20 से 25 मिलियन ईयर्स अगो ये था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं कि इसका जो ब्रेन है वो काफ़ी लार्ज है,
ठीक है। कैनन भी लार्ज है और एक सेमी इरेक्ट पॉस्चर है, स्ट्रेट नहीं है, सेमी इरेक्ट पॉस्चर है। आर्म्स जो है वो लार्ज है और लेग्स जो है दे आर ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। अब ये जो है इट वाज अबोरियल एंड दैट फीड ऑन द सॉफ्ट फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। ये कंसीडर किया जाता है कि दिस इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप, मैन एंड चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। दिस इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन, एप, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। सेकेंड जो है वो है ड्रामापिथेकस, ठीक है। देखिए ये अपीयर हुए थे 14 to 15 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ये ओरिजिनेट थे फ्रॉम द लेट डायपिथिकस इनके द्वारा, ठीक है। और द फॉसिल था इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड लुइस इन 1932 में एडवर्ड लुइस के द्वारा ये हुए थे फ्रॉम द पिलोसीन रॉक ऑफ द शिवालिक हिल्स इंडिया में, ठीक है। इसके जो कैरेक्टर्स थे वो क्या थे, इट वॉक्ड इरेक्ट ऑन इट्स हाइंड लिम्ब, ठीक है। इट वाज मोर लाइक अ मैन, ठीक है। मतलब सिमिलैरिटी थी, ट्रीज के टॉप पे रहते थे और वॉक करते थे ग्राउंड पे, ठीक। टिथ और जो जॉ थे दे वर सिमिलर टू द ह्यूमन एज वी आर हैविंग नाउ, ठीक है। एंड इट हैड अ स्मॉल कैनन एंड लार्ज मॉलर्स, ठीक है। ये जैसे नट्स खाते थे, सीड्स लेते थे, बट ये एक्सटेंट हो गए, ठीक है, 7 to 8 मिलियन ईयर्स बैक, 7 से 8 मिलियन ईयर्स बैक जो हैं ये पहले जो हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके, एक्सटेंट हो चुके हैं, ठीक है। एप मैन, देखिए एप मैन जो है ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस होता है, ये फर्स्ट एप मैन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फर्स्ट एप मैन, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट एप मैन, राइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ये 5 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो थे। इनकी जो हाइट थी वो थी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर जिनकी हाइट थी। बाईपैडल उनकी लोकोमोशन थी, ठीक है। ओमनीवोरस थे, न्यूट्रिशन में, फीडिंग में, इरेक्ट था पॉस्चर और ह्यूमन लाइक टिप थे इनके, ठीक है। एप ब्रेन था और ये केव्स में रहते थे एंड दे डिड नॉट हैव चिन, मतलब इनका जो इट हैज़ अ ब्रॉड पेल्विस, ठीक है। और ये एग्जिस्ट करते थे 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, राइट। देखिए जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं इसके 6 स्पीशीज थी, ठीक है। अफ्रीकैनस, अफ्रीनेंसिस, रामेड्यूस, एस्थियोपिकस, रोबोस्टस एंड दी बॉसिस, ठीक है। इनके अंदर जो है देखिए अगर हम होमो हैबिलिस की बात करें तो ये काफ़ी स्किलफुल मैन थे, ठीक है। किनकी, होमो हैबिलिस, स्किलफुल मैन जो टूल मेकर और जो हैंडीमैन कहते थे। इनका फर्स्ट फॉसिल जो मिला था, ठीक है, वो मिला था प्लिस्टोसीन रॉक में, ठीक है, इन ईस्ट अफ्रीका। इनकी हाइट 1.2 to 1.5 मीटर टॉल थी, बाईपैडल थी लोकोमोशन में और इनकी जो मूविंग थी वो इरेक्ट थी। दिस ओमनीवोरस, फर्स्ट एनिमल्स थे टू यूज द स्किल्स एंड टूल्स, केव्स में रहते थे और मतलब पेरेंटल केयर थी इनके अंदर और एक्सपर्ट थे इन शार्पनिंग ऑफ द टूल्स।